आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी से, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कार्यभार संभाला है। सर, बार बार आप लोग ये बात करते हैं कि मतदाता सूची में सुधार करेंगे, लेकिन बार बार उसमें आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, स्वीप जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायतें जो है हर चुनाव में वो बढ़ती जा रही हैं। तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो चुनाव आयोग का था कि आप मतदाता सूची को एरर फ्री करेंगे, जब मतदाता पोलिंग बूथ पर जाएगा तो उसको शिकायतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ये शिकायतें दूर क्यों नहीं हो पा रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये विभिन्न स्तरों पर माना जा चुका है कि कोई भी इलेक्टोरल रोल 100% या परफेक्ट इलेक्टोरल रोल नहीं हो सकता। तो हमारे सामने आयोग में इस प्रकार की फीडबैक और प्रतिक्रियाएं आती रही हैं कि हमारे इलेक्टोरल रोल में एरर्स हैं, हमारे इलेक्टोरल रोल में मल्टीपल एंट्रीज हैं, और ये भी शिकायतें आती हैं कि वोटर्स पोलिंग बूथ पर गए, उनके पास एपिक कार्ड है, उनका नाम हमारे इलेक्टोरल रोल में नहीं है, तो उनको वोट डालने से वंचित हो जाते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और खास तौर से ये ध्यान में रखते हुए कि ये वर्ष चुनाव से शांतिपूर्वक है, यानी कि कोई चुनाव इस पीरियड में नहीं है सिवाय एक बिहार इलेक्शन के, तो हमने इस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना ये समझा कि हम इसमें अपना करेक्शन का एक प्रोग्राम लॉन्च करें और मल्टीपल एंट्रीज को हटाने का एक प्रोग्राम लॉन्च करें। तो हमने इस बार मार्च में नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम एक प्रारंभ किया, और इस प्रोग्राम के तहत जो गलतियां हैं, इस प्रोग्राम के तहत जो मल्टीपल एंट्रीज हैं, उनको दूर करने का एक व्रत अभियान चलाया है। और हमारा ये उद्देश्य है कि जो 1 जनवरी 2016 को इलेक्टोरल रोल आए, उसमें मैक्सिमम एक्सटेंट तक गलतियों की जो संभावना है वो कम हो और मल्टीपल एंट्रीज उसमें से हटाई जाएं। ये हमारा उद्देश्य है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा, हमने एक नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल प्रारंभ किया, जो हमारे मतदाताओं को 6 प्रकार की सेवाएं देगा, और उसमें हमने एक और बड़ा प्रोग्राम प्रारंभ किया जिसमें हम आधार नंबर कलेक्ट कर रहे हैं स्वैच्छिक तौर पर, कोई उसके अंदर अनिवार्यता नहीं है, और मतदाताओं से हम उनके जहां पर जिनके पास ईमेल है, जिनके पास मोबाइल है, वो भी इकट्ठा कर रहे हैं। इन सब के आधार पर हम मल्टीपल एंट्रीज को काफी हद तक दूर करने का प्रोग्राम करेंगे, और आज की तारीख तक हमारे नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में 14 करोड़ आधार नंबर भी हमारे पास लोगों ने अपने दिए हैं, ये उनके भी हित में है। दूसरा, जो हमारे ऐसे मतदाता हैं जिनके पास आईटी की सेवाएं नहीं हैं, गांव में या छोटे छोटे कस्बों में, उनके लिए हम एक सिटीजन सर्विस सेंटर्स, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स, और जो हमारे ई सेवा केंद्र हैं, उनका जो वर्तमान में अवेलेबल जाल है, उसको हम बूथ और गांव के स्तर तक ले जाएंगे। तो हमारा ये काफी विश्वास है कि इस वर्ष के अंत में जो हमारी मतदाता सूची बनेगी वो काफी अधिकतम सीमा तक एरर फ्री होनी चाहिए और मल्टीपल एंट्रीज से दूर होनी। आप लोग चाहते हैं कि मतदाताओं का नाम सूची से बाहर न हो, अधिक से अधिक मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे। चुनाव आयोग की मंशा तो ठीक होती है, लेकिन जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ग्रामीण के स्तर पे, पोलिंग बूथ के स्तर पे, वहां अधिकारियों से कई लापरवाही की शिकायतें आती हैं। कहीं शिकायतें आती हैं कि आप जो है वोटर कार्ड जो है किसी का वोट बनवा रहे हैं, पैसे लेकर बनवा रहे हैं। कहीं से शिकायतें आती है कि मल्टीपल एंट्री की शिकायतें आती हैं। कहीं से शिकायतें आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कर्मचारियों की मिली भगत से कई लोगों के नाम जोड़ दिए गए, खासकर वैसे शहरों में या वैसे इलाकों में जो सीमावर्ती इलाके होते हैं। तो वहां नहीं जरूरी है कि आप सख्ती अपनाएं, चाहे वो जिला स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो या पोलिंग बूथ के स्तर पे हो। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है कि जो हमारे आयोग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है, अगर उसमें और हमारे जो बूथ लेवल स्तर के कर्मचारी हैं, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को थोड़ा अगर उनके बीच में वही विजन, वही उद्देश्य और वही रिलेशनशिप नहीं है, तो इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। और हम ये अपने सभी स्टेक होल्डर्स को आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के स्तर तक अब नई आईटी मैकेनिज्म के माध्यम से दिन में 2 बार
मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि किस ईआरओ के पास कितनी दरखास्तें पेंडिंग है, कितने का डिस्पोजल हुआ, कितने का एपिक जारी हुआ, और अगर कहीं से भी इस प्रकार की शिकायतें जैसा आपने कहा आएगी तो आयोग बहुत सख्ती बरतेगा। सर, हाल के दिनों में आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग वोटर सेंट्रिक ज्यादा हो गया है, पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रिक कम, एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रिक कम? चुनावों के दौरान वोटर सेंट्रिक आप लोग ज्यादा हो गए, जो एडमिनिस्ट्रेशन में दिखना चाहिए शक्ति वो कम दिख रही है, ऐसा लगता है आपको? मैं ये नहीं कह सकता कि किस चीज में कमी आ रही है, मैं केवल इतना कहूंगा कि इन सब चीजों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो हमारी प्रशासनिक देखरेख हो, चाहे वो हमारी वोटर सेंट्रिक एक्टिविटीज हो, और हम तो विचार कर रहे हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी आयोग का एक निरंतर डायलॉग होना चाहिए। हम एक संतुलन बना के रखेंगे राजनीतिक पार्टियों और चुनाव आयोग के बीच। ई वोटिंग भी पॉसिबल है आने वाले दिनों में मतदाताओं के लिए? देखिए, ई वोटिंग का जहां तक बड़ा कंसेप्ट है उसको तो अभी हाल फिलहाल में इम्प्लीमेंट करने का आयोग का विचार नहीं है, लेकिन ई वोटिंग की संभावनाओं को एक्सप्लोर करते रहेंगे और लॉन्ग टर्म में उसके इम्प्लीमेंटेशन पे विचार। और एनआरआई को वोटिंग देने की जो बात, एनआरआई को पोस्टल बैलेट के माध्यम से, ई पोस्टल बैलेट के माध्यम से युक्त करने के लिए कानूनी संशोधन की कार्रवाई चल रही है, और उसकी टेक्नोलॉजी हमने विकसित करी है जिसका वैलिडेशन हो रहा है, और ऑपरेशनल गाइडलाइंस बन रही हैं। अगर कानून का संशोधन समय से हो गया तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, आप लोग बात एग्जिट पोल पे आप लोगों ने बैन लगा दिया है, ओपिनियन पोल पर बैन लगाने की वकालत चुनाव आयोग बार बार करता है। आपको भी लगता है कि ओपिनियन पोल बैन होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ हम लोग अमेरिकन स्टाइल ऑफ इलेक्शन में जाते हैं, दूसरी तरफ ओपिनियन पोल पे बैन लगाने की बात करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग के जो सुधारों के प्रस्ताव हैं उसमें तो ये शामिल है। आपका भी मानना है? हम तो आयोग हैं, आयोग की जो संस्तुतियां रही हैं उसको हम फॉलो करना चाहिए। लेकिन सेफोलॉजिस्ट हैं जो चुनाव विश्लेषक है वो मानते हैं कि आप रेगुलेट कीजिए, आप बैन क्यों कर रहे हैं? ओपिनियन पोल को रेगुलेट कीजिए, जो कंपनियां एजेंसियां करती हैं उसको आप रेगुलेट करने की कोशिश कीजिए, बैन करने से क्या फायदा? नहीं, भाषा का परिवर्तन हो सकता है, हम भी रेगुलेशन की ही बात कर रहे हैं। रेगुलेशन का मतलब आप लोग बैन की बात करें, जैसे एग्जिट पोल को आप लोगों ने बैन कर दी, लेकिन वो रेगुलेटेड है एक पर्टिकुलर पीरियड में। ओके, तो हम रेगुलेशन की ही बात कर रहे हैं। रेगुलेशन के कई फॉर्म हो सकते हैं, रेगुलेशन के सेल्फ रेगुलेशन भी हो सकता है। ओपिनियन पोल पे पूरी तरह पाबंदी की बात नहीं है। नहीं, क्वेश्चन पूरी तरह पाबंदी या पूरी तरह रेगुलेशन की नहीं है, इस पे एक व्यापक तौर पे विचार विमर्श करके उचित एक निर्णय पे पहुंचने की बात है। ईवीएम की बात होती है सर, बार बार राजनीतिक पार्टियों के नेता, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता जो है शिकायत लेकर आपके पास आते हैं कि ईवीएम जो है प्रूफ नहीं है, उसके साथ जो है इधर उधर किया जा सकता है। आप एक बार जीत, क्योंकि 11 राज्यों में चुनाव आपको करवाने हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं देश में चुनाव कराने का, आप एक बार फिर लोगों को बता सकते कि ईवीएम से जो है कुछ भी इधर उधर नहीं किया जा सकता। देखिए, आयोग आपके माध्यम से सभी वोटर्स को, सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारे जजमेंट में, हमारे आयोग के जजमेंट में हमारी ईवीएम पूर्णतया सुरक्षित हैं और उसमें किसी भी प्रकार की टेम्परिंग की कोई संभावना नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑफेंसेस के कई मामले आपके पास पड़े हुए हैं, कई मामलों में आपने फैसला दिया तो कोर्ट में जाकर रुक जाता है, क्यों देरी होती है एक्सपेंडिचर ऑफेंसेस के निपटारे में? कई मामले ऐसे हैं जो 5 साल से अधिक, 4-5 साल से अधिक हो गए। आपको लगता है कि इसमें चुनाव आयोग कहीं न कहीं चुनाव आयोग से देरी हो रही है या प्रक्रिया में देरी हो रही है? देखिए, बहुत थोड़े से मामले चुनाव आयोग के पास सुनवाई में लंबित हैं और वो विभिन्न स्तरों पर हैं। एक ये कानूनी कार्रवाई है जो अर्ध न्यायिक तरीके से निस्तारण होगा, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए। एक सवाल सर, और कि भारत में लोकसभा के चुनाव होते हैं, मल्टी फेजेज चुनाव होते हैं, पिछली बार भी 9 फेजेज में चुनाव हुए, उससे पहले भी 5-6 फेजेज में चुनाव हुए। क्या लगता है कि 2-3 फेजेज में भी चुनाव कराए जा सकते हैं? क्योंकि लास्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका यह मानना था कि 2-3 फेजेज में भी पूरे देश भर में चुनाव कराया जा सकता है। ये संभव है देश में? देखिए, संभावना इस बात की जरूर है कि बहुत ज्यादा फेजेज के बजाय कम भी फेज हो सकते हैं, बशर्ते के हमारे पास लॉजिस्टिक्स और खास तौर पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की उपलब्धता हो। ये कहना कठिन होगा कि वो 2 चरण में हो सकते हैं या 3 में हो सकते हैं। संभावना इस बात की जरूर है कि कम में भी हो सकते हैं, लेकिन आयोग अपने जजमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फेजेस को तय करते हैं। अब 2.25 साल आपको रहना है यहाँ, किन प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ेंगे?
देखिए, हमारा सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो तो हमारा आधारभूत उद्देश्य है कि हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हैं और साथ में हमें इंक्लूसिवनेस और हायर पार्टिसिपेशन को इंश्योर कराना है। हम आयोग को बाकी सभी स्टेक होल्डर से एंगेज करते हुए वोटर सेंट्रिक इस आशय से कि वो उनकी सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो, उनको इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं उपलब्ध हों, वो बनाएंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे आयोग की जितनी प्रोसेसेस हैं उनमें आईसीटी का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो और आयोग एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं अगले 5 से 10 साल का, जिसमें आयोग की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, वोटर अवेयरनेस एजुकेशन का प्रोग्राम, आईसीटी का इन्फ्यूजन और गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों को शामिल करेंगे और हमेशा नए आइडियाज के लिए खुले रहेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे। ये हमारी कुछ प्राथमिकता रहेंगी। बार बार आम लोग ये सवाल पूछते हैं कि टीएन शेषन के कार्यकाल जैसी सख्ती भी दिखेगी चुनाव आयोग में? देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए एक निश्चित स्तर प्राप्त कर लिया है और सभी चुनाव आयोग जो रहे हैं पिछले 2 दशकों में, सबने इस परफॉर्मेंस बार को स्थापित करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। वर्तमान आयोग, भविष्य के आयोग इस स्तर को न केवल बनाएंगे बल्कि और बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। सर, समय से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ देश के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप चलते रहिए समय के साथ।